हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं बहुत काम की चीज़ है। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी पेपर लेता है, जैसे एलडीसी का हो गया, पिछली बार जो पटवारी का पेपर लिया था एलडीसी 2013 का था, इन सभी में आए हुए जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन मैंने ओरिजिनल पेपर से उठाए हैं। जो भी आए हुए क्वेश्चंस है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो अपने पटवारी के सिलेबस में है उस अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। और मैं आपको एक एक करके काफी अच्छे अच्छे जो बढ़िया लेवल के सवाल बन सकते हैं तो वो मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें एलडीसी 2018 की 4 शिफ्टों के पेपर है। पटवारी के जो मैंने पहले भी एक करवा दिया, उसके अलावा एक और जो प्री का पेपर था उसमें से कुछ पेपर हैं, एलडीसी 2013 के पेपर है। और भी पुराने जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिए हैं उन सबके मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए देखिए, अपन पहले सवाल से शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे पहले सवाल को स्क्रीन पे, काफी ठीक लेवल के सवाल हैं। और आगे आगे जो आएंगे अभी तो इजी हैं, लेकिन धीरे धीरे काफी अच्छे लेवल के सवाल आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, अपन पहले सवाल से शुरू कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे होगा पहला सवाल। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 13:15 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो, इस सवाल में हमको ज्यादा मेहनत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल वाले ने बोला है, देखो पहले अनुपात था 6:7, फिर हमने इनमें 4 जोड़ा, इस संख्या में हमने 4 जोड़ा, 4 इसमें जोड़ा और 4 इसमें जोड़ा, और अनुपात क्या बन गया हमारे पास? अनुपात बन गया 13:15। 13:15। लेकिन आप देख पा रहे हो अभी तो हमने यहाँ पे 7 का अंतर है और यहाँ पे 15 का अंतर है, लेकिन सवाल वाला कह रहा है नहीं हमने तो 4 ऐड किया है। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया भी था कि इनका हमको अंतर समान करना होता है। देखो यहाँ पे जो अंतर है 6 और 13 का, वो ही अंतर होना चाहिए 15 और 7 का, लेकिन ये अंतर बराबर नहीं है। तो मैंने आपको बताया भी था, तरीका प्रूफ करके भी बताया था ऐसा क्यों होता है। अंतर को बराबर करने के लिए यहां पे जो अंतर है, जैसे 2 का अंतर है, यहां पे 2 का अंतर है, तो इस 2 से इस वाली चीज को मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली चीज बन जाएगी आपकी 12 और ये वाली चीज आपकी बन जाएगी 14। अब आप देख लो अंतर जो है वो सेम हो चुका है, यहां भी 1 का अंतर है और यहां भी 1 का अंतर है। हमने यहां से 1 बढ़ाया, हमने देखा आपने 14 से 15 कर दिया, हमने 1 बढ़ाया और सवाल वाला कह रहा है नहीं आपने 1 नहीं आपने 4 ऐड करा है, यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। इस 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो हमसे सवाल वाले ने छोटी संख्या पूछी है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू, तो 12 चौके 48 हो जाएगी। और अगर बड़ी की पूछता तो 14 चौके 56 हो जाती। भाई 4 गुना करना था तो 14 चौके 56 हो जाती। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अंतर बराबर कैसे किया जाता है। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, जो इन दोनों के बीच का अंतर है उससे इसको गुणा कर दो, जो इन दोनों के बीच का अंतर है उससे इसको गुणा कर दो। आप देखो यहां से 6 और 7 में 1 का अंतर है, तो 1 से गुणा करो या मत करो एक ही बात है, लेकिन यहां पे अंतर 2 का था तो इसलिए मैंने ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंतर बराबर हो गया। ये ओरिजिनल तरीका है और काफी इजी सवाल है। देखो अपन नेक्स्ट और अच्छे सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए, अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अपन नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, काफी ठीक सवाल है, इजी है। अभी स्टार्टिंग के 1-2 सवाल इजी हैं। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ये 8 गुनी कितने समय में होगी? अब देखो आप, सिंपल सवाल है, आप समझो। कोई धनराशि डायरेक्ट तो 8 गुनी होगी नहीं, पहले वो 1 गुना से 2 गुना हुई होगी, फिर 2 से 4 हुई होगी, 4 से 8 हुई होगी। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही चलता है, मल्टीप्लीकेशन में चलता है। तो देखो कोई धनराशि पहले 1 रुपया होगी, फिर वो 1 से जस्ट अपनी डबल हुई होगी, फिर वो डबल से वापस से डबल हुई होगी, फिर वो वापस से डबल हुई होगी। इस तरीके से धनराशि चल रही होगी। तो आपने देखा 1 से 2 गुना होने में उसको 5 वर्ष लगते हैं, धनराशि को 1 से 2 गुना होने में 5 ईयर का समय लगता है। तो यहां पे भी 5 ईयर का ही समय लगा होगा और यहां पे भी 5 ईयर का ही समय लगा होगा। अब आप देख पा रहे हो, जो 1 से और 8 गुना धनराशि को होने में, मतलब 1 से और 8 गुना धनराशि को होने में 5, 10 और 15, तो टोटल कितना समय लग गया होगा? 15 साल का समय लग गया होगा। तो 15 साल में जो धनराशि है स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। बिल्कुल इजी सवाल है। देखो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले सवाल पे आता हूं।
देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एकल छूट जो कि 10%, 20% और 25% छूट के समतुल्य है। तो देखो आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो। हमको 3 तरह की छूट दे रखी है। 10% जिसका मतलब होता है 1/10, आप जानते हो। 20% जिसका मतलब होता है 1/5, आप ये भी जानते हो। और कितनी है 30%, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। तो आप सिंपल इस तरीके से करो सवाल को, इस तरीके से करो। जो 10 रुपए की चीज थी उस पर 1 रुपए की छूट मिली, जो 10 रुपए की चीज थी उस पर 1 रुपए की छूट मिली, तो 10 का सामान कितने में गया भाई 9 रुपए में बिक गया। सिंपल सी बात है। दूसरी बार में जो 5 रुपए का सामान था उस पर 1 रुपए की छूट मिली, वो 4 रुपए में बिक गया। और तीसरी कंडीशन में जो 4 रुपए का सामान था उस पर 1 की छूट मिली और वो 3 रुपए में बिक गया। अब आप देख लो, जो कट रहा है वो काट दो, 4 से 4 कट गया। सिंपल सी बात है। मतलब इधर और इधर आमने सामने वालों को हम काट सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो ये मल्टीप्लाई होकर यहां पे आएंगे, ये मल्टीप्लाई होकर यहां पे आएंगे। तो 4 से 4 तब भी कटता, तो हमने पहले ही काट दिया। अब देखो जो सामान 50 रुपए का था वो कितने में बिक गया 27 रुपए में बिक गया। तो कितने की छूट मिली, तो आप देख पाओगे 23 रुपए की छूट मिली है। 23 रुपए की छूट मिली। हमको ओवरऑल प्रतिशत छूट चाहिए। जब 50 पे 23 की छूट है तो 100 पर कितनी होगी, तो 100 पर जस्ट डबल यानी 23 दूनी 46% की छूट हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर है। भाई मैंने आपको हमेशा बताया जब भी अपन को परसेंटेज में चाहिए हो तो आप 100 पे काउंट करो। आपने देखा 50 पे 23 की छूट थी, तो 100 पे कितने की होगी भाई, डबल करा तो यहां भी डबल कर दो, तो 100 पे 46 की छूट हो जाएगी। और यही इस सवाल का आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आप देखो। देखो नेक्स्ट सवाल आपका है, देखो ये सवाल भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। 2 वस्तुएं 500 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेची जाती हैं, जिनमें से एक पर 30% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 30% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। देखो इस सवाल को हम इस तरीके से बना सकते हैं। आप जानते होंगे जो इफेक्टिव रेट निकालने का मेथड होता है वो सीधा सीधा यही होता है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन a + b + ab अपॉन 100 का। तो पहली वाली रेट में कंडीशन में क्या हुआ 30% की प्रॉफिट हुआ, तो 30। दूसरी वाली में 30 का लॉस हुआ, तो -30 और प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 यानी कि 900/100। तो अब देखो 2 से 2 कट गई, 30 से 30 कट गया, नहीं माइनस का 9%, तो माइनस का 9% मतलब 9% का लॉस हो गया उसको। आप इस तरीके से कर सकते थे सवाल को। और अगर आप चाहते हो कि सर थोड़ा डिटेल में बेसिक से अच्छे से बताओ, तो देखो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। आप ये वाला मेथड मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें कई बार जब कॉस्ट प्राइस की बात कर देता है तो थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसने बोला है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 रुपए है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली पर 30% का लाभ हुआ, मतलब जो चीज 30% मतलब 3/10 होता है भाई। 30% का मतलब 3/10 ही तो होता है। तो जो चीज 10 रुपए की थी वो 13 रुपए की बिक गई। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस है। जो चीज 10 की थी वो 13 की बिक गई। दूसरी वाली कंडीशन में 30% का लॉस हुआ, मतलब जो चीज 10 की थी वो 3 रुपए के लॉस पर 7 रुपए में बिक गई। अब सवाल वाले ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु 500 रुपए प्रति नग के हिसाब से बिकी। प्रत्येक वस्तु 500 रुपए प्रति नग के हिसाब से बिकी। तो दोनों का एसपी तो सेम ही है, तो दोनों का एसपी आप सेम कर लो। तो देखो 7 से गुणा और यहां पर 13 से गुणा, तो ये वाली चीज 91 हो जाएगी और ये वाली चीज भी 91 हो जाएगी। और ये वाली चीज कितनी हो जाएगी भाई, 7 से गुणा यहां भी करोगे और यहां भी 13 से गुणा करोगे। तो जो 70 का सामान था वो 91 में बिक गया, और जो 130 का सामान था वो भी 91 में बिक गया। आपने देखा टोटल जो 200 का सामान था वो 91 गुणा 2 में बिक गया। तो 100 का सामान कितने में बिका होगा, 91 में बिका होगा। क्योंकि मैंने कहा परसेंटेज में अपन को देखना हो तो आप कुछ मत करो, सिर्फ इतना सा काम करो कि 100 में बदल लो। तो 200 का सामान 91 गुणा 2 में बिका, तो 100 का सामान तो सिर्फ 91 में बिका होगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो 9% का लॉस हो गया। वैसे ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिक से ये वाला है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं अपन। चलो देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। देखो मैं एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि झूठा हो या फिर मैंने कहीं और से उठाया हो। एक्चुअली सारे ही जो सवाल हैं
एलडीसी में आए हुए हैं, पटवारी में आए हुए हैं और 2013 वाले जो आरपीएससी पेपर लिया करती थी तब के आए हुए हैं। तो सारे सवाल काफी अच्छे हैं और ये रिपीटेड सवाल हो सकते हैं। स्पेशली अभी आपको मेंसुरेशन के काफी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे जो आएंगे। जैसे देखो आना चालू भी हो गया है मेंसुरेशन का। ये एक सवाल है, 1 मीटर किनारे वाले घनाकार डब्बे में 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। देखो कुछ नहीं है सवाल में, 1 मीटर है 100 बटा 25 यानी 4 का क्यूब 64। सवाल का आंसर हो जाएगा 64। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं करना। 1 मीटर घनाकार डब्बे में 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। अब आप देखो, मान लो कोई बड़ा घन है जिसकी भुजा जो है वो कितनी है, वो आप देख पा रहे हो, उसकी भुजा 1 मीटर की है। यानी कि भुजा जो है वो अपन अगर यूनिट सेम करें तो जो भुजा हो जाएगी वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। भुजा जो हो जाएगी वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर भुजा 100 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100। यही तो वॉल्यूम होगा इसका, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम 100 गुणा 100 गुणा 100 है। अब हमसे पूछा है 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। मतलब अगर वॉल्यूम को 25-25 में बांट दे तो कितने आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बराबर में 25 और 25 के इसमें से कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं x घन बनाए जा सकते हैं भाई। 25 के x घन बनाए जा सकते हैं। अब आप काट सकते हो, देखो सब कुछ 4 बार कटेगा, ये भी 4 बार, ये भी 4 बार और ये भी कितनी बार, 4 बार। तो x का मान कितना आ गया, 4 का क्यूब, यानी कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, 64। तो उसके अंदर से 64 घन हम निकाल सकते हैं, 64 घन उसमें रख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो सवाल को। एक बड़ा घन है, उसको हम काट रहे हैं, उस घन को हम काट रहे हैं और काट के 25 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में काट दे तो कितने घन कटेंगे। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि 64 घन कट जाएंगे। तो इसी तरीके से ये सवाल है। देखो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट सवाल जो है ये भी काफी ठीक ठाक सवाल है, इजी है पर इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है तथा सोनू मोनू, 3 आदमी है, टोनू मोनू सोनू 3 आदमी है। देखो टोनू है, मोनू है और सोनू है। तो मैंने टी एम और एस बोल दिया। अब कह रहा है वो टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है। अगर मोनू 10 रुपए निवेश करता है तो इससे 10% ज्यादा, नहीं एक ज्यादा टोनू निवेश करता है तो कितना करता है, 11 करता है। देखो वापस से समझ लो आप, टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है। तो टोनू मोनू से वाला बेस होता है, मेन आदमी होता है, इससे 10% ज्यादा 11 निवेश करता है। फिर उसने बोला है सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। अभी भी बेस मोनू ही है, अभी भी बेस आदमी मोनू है और इससे 10% कम। तो इससे 10% कम यानी एक कम, ये इससे एक ज्यादा था। और ये कितना निवेश कर देगा, 9 निवेश कर देगा। यही बात है। अब कहा है यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 60,000 रुपए, आपने देखा यहां से टोटल निवेश कितना है इनका, तो 10, 20, 30। तो यहां से इनका जो टोटल निवेश है वो 30 है। सवाल वाला कह रहा है नहीं भाई साहब, इनका जो टोटल है वो है 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपया, तो आप देखोगे 10 डबल है, 2 है और 0 चिपकी हुई है, कितनी 3 0 चिपकी हुई है। तो उसने पूछा है कि मोनू का निवेश कितना है। तो मोनू का निवेश भी वही हो जाएगा, जस्ट डबल है और 3 0 चिपका दो तो कितना हो जाएगा, 20,000। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आधार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। यदि शंकु के अंदर वायु का आयतन क्या होगा। शंकु के अंदर हमको वायु का आयतन बताना है। आप देखो वायु का आयतन बताना है। तो आप देखो वायु का आयतन बताने का मतलब क्या है। वायु का आयतन बताने का मतलब भाई उसका हमको वॉल्यूम ही तो बताना है, उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। तो आप सिंपल सी बात ये समझो, हमको शंकु की बात चल रही है। शंकु की परिधि होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है। तो आप देखोगे पाई आ रहा है। अगर पाई आ रहा है तो वैल्यू जो होनी चाहिए वो 22 का मल्टीपल होनी चाहिए। आंसर में भी पाई आएगा आयतन में। आप देखो इस तरीके से समझो, जो शंकु होता है वो होता है 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखो आप एक आर तो इस 7 से कट जाएगा, मान लो चलो एक आर मैंने काट दिया क्योंकि वैल्यू पॉइंटों में नहीं है, तो ये 7 तो कट जाएगा एक आर से कैसे भी, ये 3 भी कट जाएगा नीचे से, लेकिन ये 22 है जो इसका मल्टीपल होना चाहिए ना, जो भी आंसर आएगा इसका मल्टीपल होना चाहिए। और अब 22 का मल्टीपल जानने के लिए संख्या सम और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 22 में एक नंबर छुपा होता है 11, यानी जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है और एक ही ऑप्शन बचता है जो 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर डी, और यही सवाल का आंसर होगा। चलो मैं एक बार आपको बेसिक से भी बता देता हूं सवाल को, वैसे हम देखते ही मार्क कर सकते थे, आंसर डी होगा। देखो मैं बेसिक से बताता हूं सवाल को। देखो कह रहा है 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। तो देखो शंकु इस तरीके से होता है भाई, शंकु इस तरीके से होता है, शंकु इस तरीके से होता है, ये शंकु है और ये इसका आर हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी एच हो जाएगी ऊंचाई। अब देखो वो कह रहा है जो आधार की परिधि है, तो शंकु का जो आधार होता है वो एक सर्किल ही तो होता है, तो सर्किल की परिधि तो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर, और वो कितनी है 44 है। तो आप देखो 44 से 44 कट जाएगा और आर बराबर क्या आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा, तो आर 7 हो गई। अब और क्या दे रखा है उसने, 9 मीटर ऊंचा शंकु है तो इसका आयतन पूछा है। अब शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर बराबर तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई सवाल में 9 दे रखी है। देखो 7 से 7 कट गया, ये 3 से 3 बार कट गया और आंसर जो आएगा वो 21 गुना 22 हो जाएगा। तो 22 गुना 21 कितने होते हैं, 21 दूनी 42, 2 4, 21 दूनी 42 और 4 46, तो यही सवाल का 462 जो होगा वो सवाल का आंसर हो जाएगा। जो भी यूनिट सवाल में दे रखी है, मीटर दे रखी है तो मीटर क्यूब में चला जाएगा, तो 462 मीटर क्यूब सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देखो अगले सवाल पे आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक शंकु आकार टेंट का आयतन इतना है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो फिर से वही बात हो गई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो वो होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब देखो फिर से पाई आ रहा है, पाई का मतलब होता है 22/7, यानी जो भी होगा आंसर जो होगा वो 7 तो आर से कट जाएगा और आंसर जो होगा वो 22 का मल्टीपल होगा, मतलब वो ऑप्शन सही होगा जो 11 का मल्टीपल है। तो आप देखो पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन 600 जो है ये भी गलत, 625 गलत, 550 ये 11 का मल्टीपल है और सम संख्या भी है तो मतलब 22 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है, बिल्कुल सही आंसर यही होगा। अब देखो अपन इसको तरीके से कैसे करते हैं, ये सवालों को करने का यही असली तरीका है। हमको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो हम सवालों को कर सकते हैं। हम जानते हैं जिस भी आकृति में सर्किल आएगा, जैसे शंकु, बेलन, वृत्त हो गया आपका, वृत्त के अलावा गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, छिन्नक हो गया, जितनी भी आकृतियां, जो भी आकृति गोल होगी जिसके अंदर सर्किल आएगा वहां पे पाई आएगा, जहां पाई आएगा वह 22 और 7 भी आएगा। तो जो भी आंसर सही होगा, आयतन पूछा जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो इन सब में आंसर जो होगा वो 22 और 7 का मल्टीपल होगा और ये हमको चेक करना होता है और ये सबसे अच्छा तरीका है सवालों को करने का। आप देखो अपन इस सवाल को तरीके से करते हैं। एक शंकु आकार टेंट का आयतन इतना है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल, वही देखो शंकु बना रहा हूं मैं, ये कोई शंकु है, मान लो ये कोई शंकु है और ये इसकी मार्कर नहीं खोला है मैंने, ये इसकी आर हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एच हो जाएगा। अब देखो सवाल वाले ने हमको जो है आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार तो एक सर्किल है तो सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वो दिया हुआ है हमको कितना 154, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। तो देखो ये 22 से 7 बार कट जाता है, 7 7 49, आर बराबर हो जाएगा 7, आर बराबर 7 आ गया। अब हमसे पूछा है कि इसका आयतन दिया हुआ है 1232, तो आयतन क्या होता है, तो आप आयतन देखोगे तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 7 गुणा 7 एच, और आयतन हमको सवाल वाले ने कितना दिया हुआ है 1232 दिया हुआ है, यही है ना, हाँ भाई 1232 दिया हुआ है। तो अब हम फिर से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो 7 से 7 काट लो आप, 7 से 7 कट जाएगा
और 22 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 22 से कट जाएगा ना, हाँ भाई 22 से इसको काटते हैं। चलो अपन 22 पंजू 110, 22 से काट लेते हैं। चलो 11 से काट लेते हैं एक बार अपन। 11 से काटेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 11 121, 11 11 121, 2 बचेगा और 11 दूनी 22, ये आ जाएगा। अब 7 से काट लो, 16 7 112, 16, हाँ 7 एकम 7 और यहाँ आ जाएगा 4 7 6 42, हाँ 16, 16 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार और 3 उधर जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 8 या 24। अब देखो इस शंकु की r बराबर तो हमको मिल गई 7, r तो मिल गई 7, h मिल गया कितना 24 मिल गया, तो 7 24, तो ये वाली साइड 25 हो जाएगी, ये वाली साइड 25 हो जाएगी। और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया CSA जो होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल, एल कितनी है 25 है, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 25, 22 गुना 20 होता है 500 और 550। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 550, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखो अपन इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। बाकी ज्यादा बढ़िया बात ये रहेगी आप डायरेक्ट 22 और 7 का मल्टीपल चेक करो, उससे सवाल बहुत तेज होगा। देखो नेक्स्ट सवाल पे अपन आते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो ये सवाल काफी अच्छा है। एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी। अब आप देखो एक वर्गाकार टंकी है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं। मान लो ये है, आप देख पा रहे होगे ये है मेरे हाथ में, ये क्यूब है, ये है एक्चुअली ये मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था, तो वैसे तो काम आया नहीं, तो अब काम आ रहा है। तो देखो मान लो कोई ढक्कन वाली घनाकार टंकी है, घनाकार टंकी, इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, आप देख पा रहे हो उसकी सारी साइड्स बराबर हैं। अगर इसकी सारी साइड्स बराबर है और प्रत्येक किनारा जो है ये वाली जो लंबाई है ये 180 की है, 180 सेंटीमीटर लंबी, हाँ 180 सेंटीमीटर लंबी। अब ये इस तरीके से रखी हुई है, ये इस तरीके से रखी हुई है और हमको करना क्या है, ये इस तरीके से रखी हुई है और इसकी तली को छोड़ते हुए, मतलब नीचे वाले पार्ट को छोड़ते हुए बाकी जितने भी पोर्शन है उन सब पर टाइलें लगानी है। तो आप देखोगे कितनी सरफेस पे टाइल लगेगी, एक दो, तो ये आगे पीछे वाले एक ये 2 3 4 और 5 सरफेस पे टाइल लगेगी, ऊपर वाली पर भी लगानी है, सिर्फ तली को छोड़ना है। तो आप देख पाओगे 5 सरफेसेस पे टाइल लगेगी। तो हम देख लेते हैं एक पर कितनी टाइल लगेगी, क्योंकि सब सरफेस बराबर है, तो जितनी टाइल एक सरफेस पर लगेगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो समझिए, कह रहा है घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी, ढकना है। तो आप देखो मान लो ये है, ये क्यूब जो है, ये क्यूब इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। अब हमको इसकी तली को छोड़ते हुए शेष सभी भागों को ढकना है। तो आप देखोगे ये वाला भाग ऊपर वाला भी ढका जाएगा, ये इधर वाला पार्ट जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला है ये भी ढका जाएगा, ये पीछे वाला अंदर वाला भी ढका जाएगा, ये इधर वाला और इधर वाला ये ढका जाएगा, बस ये नीचे वाला पोर्शन नहीं ढका जाएगा। मतलब 5 तरफ ढकी जाएंगी। और साइड्स कितनी है इसकी, ये है 180 सेंटीमीटर की, 180 सेंटीमीटर है। तो आप देख पाओगे जो एक साइड का एरिया होगा, वो जो एरिया होगा एक सरफेस का एरिया, वो होगा 180 गुना 180, यही होगा। और उसमें हम एक टाइल के एरिया का भाग लगा दें तो पता चल जाएगा कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो एक टाइल के एरिया है 30 गुना 30, ये एक टाइल का एरिया है। तो आप देख पाओगे, देखो 6 बार ये कट गया और 6 बार ये कट गया, यानी कि टोटल एक साइड में 36 टाइलें लगेंगी। अगर एक साइड में 36 टाइल लग रही है तो हमको 5 साइड लगानी है, तो टोटल टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 36 गुना 5, यानी कि 180 टाइल्स लग जाएंगी टोटल मिला के इस वाले जो घन वाले घनाकार टंकी है, जो इसमें 180 टाइल लग जाएंगी, जिसमें हमको नीचे वाली तली को छोड़ते हुए लगानी है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट सवाल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में, और ये अच्छे एग्जामों में आने लायक सवाल है जो एलडीसी में दिया है, काफी अच्छे लेवल का सवाल है। देखो सवाल आपके सामने कह रहा है, यदि एक शहर की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, 2 वर्ष के बाद शहर की लगभग जनसंख्या, ये लगभग वर्ड को ध्यान रखना,
लगभग जनसंख्या क्या होगी, यही वर्तमान जनसंख्या 3000 है। तो देखो शहर की जन्म दर और मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, तो आप ओवरऑल इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो भाई। 10% बच्चे पैदा हो रहे हैं और 10% आदमी मर रहे हैं, तो इफेक्टिव रेट निकल जाएगी -10 गुणा 10/100। तो आप डायरेक्ट जानते हो 10 की जो इफेक्टिव रेट होगी वो यहां से हो जाएगी -1, यानी कि ओवरऑल हो क्या रहा है, हर साल जनसंख्या -1 कम हो रही है। हर साल में जनसंख्या जो है वो 1% कम हो रही है। अब हमको 2 साल बाद की जनसंख्या निकालनी है, तो वापस से तरीका तो यही होना चाहिए कि वापस से इफेक्टिव रेट ही लगनी चाहिए, लेकिन उसने लगभग में बोला है। तो पहली साल भी लगभग -1, तो दूसरी साल भी लगभग -1 होगी। वैसे अगर ओरिजिनल देखा जाए तो वापस से यही फॉर्मूला लगेगा a+b+ab/100, और उससे पता चलेगा कि जनसंख्या में कितनी एक्चुअल में कमी आई। लेकिन लगभग में बोला है, आप देख पा रहे हो ऑप्शन एक भी पॉइंटों में नहीं है, तो हम लगभग कह देते हैं कि 1 और 1 2% ही कम होगी। तो 2 साल बाद 1% ये 1% यानी कि 2% जनसंख्या कम हो जाएगी। और अभी कितनी है, 30,000 है, और 30,000 का 2% कम हो गया, तो 30,000 का 2% होता कितना है भाई, 30,000 का 2% आप जानते हो कितना होता है, 3,000 का, अभी 3,000 है ना, हाँ 3,000 का 2% कितना होता है, 2 जीरो कट देंगे तो 60 होता है। तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, कमी होगी ना, 60 की कमी होगी। तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 3,000 - 60, यानी कि 3,000 - का 60, 2,940 हो जाएगी, जो 2 साल के बाद में जनसंख्या होगी। कितनी हो जाएगी, 2,940। और यही सवाल का आंसर है, पर ये एग्जैक्ट सही नहीं है, एग्जैक्ट तो पॉइंटों में जाएगा, पर लगभग में बोला है तो यही होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी करते हैं अपन, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, अच्छा सवाल है ये। चलो देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। ये ज्यादातर जो सवाल हैं ये सारे मेंसुरेशन के हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस थे, पर एक्चुअली अपने सिलेबस में जो मेन टॉपिक है पटवारी के में वो मेंसुरेशन है, क्षेत्रफिति जिसको हम बोलते हैं, क्षेत्रफल क्षेत्रमिति कुछ भी बोल लो, तो इसलिए मैं उसके सवालों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और परसेंटेज, ये 2 टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से सवाल बहुत ज्यादा बनेंगे, तो मैं इसी को ज्यादा अच्छे से फोकस कर रहा हूँ, और सवाल भी हार्ड बनेंगे, आप देख लीजिएगा एग्जाम में। तो आप देखो एक और सवाल, बेहतरीन सवाल है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा अर्धगोले का आयतन समान हो तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो एक बेलन है, तो आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, उसने बोला आयतन समान है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन का आयतन समान है किसके, अर्धगोले के आयतन के, तो अर्धगोले का आयतन होता है πr³, ये होता है। तो इसकी R1 ले लेते हैं और इसकी अपन R2 ले लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है, ऊंचाई ये है और अर्धगोले की त्रिज्या ये है, तो बेलन की पूछ रहा है। ठीक है, चलो अपने पास यहां से पाई ऐसे कैसे रख लिया, और अपने पास बेलन की उसने क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है, तो R² इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने हमको, 24 दे रखी है, तो 24 बराबर 2/3 पाई, और बेलन की त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 का क्यूब मतलब 64, 4 का क्यूब मतलब 64 कह दो। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, सबसे पहले तो पाई को खत्म करो, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक बात है। अच्छा अगर मैं 8 से काटूं तो 3 बार कटेगा, और 8 से काटूं तो 8 बार कटेगा। अब देखो ये 16 और नीचे चल जाएगा 9, तो R² बराबर क्या आ जाएगा, 16/9, ये 8 दूनी 16 और 3 जाएगा नीचे तो 9, तो 16/9, तो R बराबर कितनी हो जाएगी, 4/3। और यही तो हमसे पूछा था, हमसे पूछा था, तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। चलो देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो सवाल दिखने में बड़े बड़े हैं, करने में काफी आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगला सवाल कह रहा है, ये भी सवाल ठीक है, 24 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है, तब प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अपन एक काम करते हैं, पहले प्रत्येक छोटे घन की भुजा निकाल लेते हैं, क्या होगी। अब आप देखो 27 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 एक समान 24 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को, तो देखो उसमें से कितने घन निकलेंगे, तो हम घनों की अगर संख्या देखेंगे, तो हम घनों की अगर हम घन की भुजा है, छोटे घन की भुजा देखेंगे, संख्या तो उसने 27 दे रखी है ना, तो हम छोटे घन की अगर भुजा देखेंगे, जो घन बनेगा छोटा वाला, उसकी अगर हम भुजा देखेंगे
तो उस घन की भुजा क्या होगी, बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा उसमें संख्या का भाग दे देंगे हम। तो देखो कितना है, 24 गुना 24 गुना 24, यही तो बड़े वाले घन का आयतन है। और इसमें हमने कितने घन है छोटे, 27 का भाग लगा दिया। तो हमको यहां से पता चल गया, देखो 3 से काटते जाओ, ये 8, ये भी 3 से कटेगा तो 8, 3 से कटेगा तो 8, तो यानी कि 8 गुना 8 गुना 8। तो भुजा ये जो घन आएगा उसका आयतन आया है ये वाला, इस घन का आयतन आया है ये वाला, तो भुजा 8 हो जाएगी यहां से सीधी। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, इसको आयतन कर देता हूं और अब लिख देता हूं भुजा। तो भुजा क्या होगी, जब आयतन 8 गुना 8 गुना 8 है तो भुजा 8 हो जाएगी। किसके लिए, छोटे वाले के लिए, छोटे वाला घन, छोटे वाले घन के लिए। जब आयतन 8 गुना 8 गुना 8 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 8 हो जाएगी। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो इस चीज को कि भाई देखो एक घन था, वो था 24 गुना 24 गुना 24 का, और उससे हमने कुछ घन निकाले, कितने घन निकाले, 27 घन निकाले ए भुजा वाले, 27 घन निकाले ए भुजा वाले। तो अभी भी देखो ये कटेगा, ये कटेगा तो यहाँ पे 8 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कटेगा तो a बराबर 8 आ जाएगा। आप इस तरीके से समझ लो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। तो हमने यहां से देखा कि जो भुजा आ गई छोटे घन की वो 8 है, लेकिन हमसे पूछा है छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब छोटे घन का हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो टीएसए जो होता है आप जानते हो कि टोटल सरफेस एरिया होता है। जैसे मान लो ये घन है तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा सारे 6 जो फलक हैं, जो 6 फलक हैं, आप देखो 6 फलक होते हैं, 2 ये और 2 ये वाले, मतलब ऊपर नीचे के, अगल बगल के और आमने सामने के 6 फलक होंगे। तो इन 6 फलकों का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया होता है ऊपर नीचे का छोड़ के जो 4 फलक होंगे इनका एरिया। ठीक है, तो अभी हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब 6 का एरिया। तो 1 का एरिया क्या होगा, 1 का एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, और कितने फलक हैं घन में, 6, तो 6 गुना ए स्क्वायर, तो ए तो 8 है, तो 6 गुना 64 यानी कि 8 6 चौके 24, 36 और 2 38 यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली हम सवाल को बना पा रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये जो सवाल है ये सीजीएल मेंस का आया हुआ है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आया हुआ है। अभी मैं सीजीएल का एग्जाम देके आया था 2018 में, तब भी ये सवाल आया था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली में ये सवाल अलजेब्रा का है, इसको इस टॉपिक में डाला गया है, ये है अलजेब्रा का सवाल और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा हो तो बस वही है, वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस bc प्लस ca। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये सवाल है, और हमको बोला है उसने, अब देखो उसने बोला है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, यानी कि हमको घनाभ जो है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मैं ले लेता हूं LBH। तो हमको दे रखा है L प्लस बी प्लस एच, कितना दे रखा है हमको, 20 दे रखा है, ठीक बात है। और हमको दिया हुआ है इसके विकर्ण, तो आप जानते हो तुम घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो हमको दिया हुआ है 6√6। और हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो टीएसए होता है घनाभ का वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये चीज होती है। तो अब देखो आप दो चीजें दे रखी हैं हमको और तीसरी वाली चीज पूछी है। अब देखो मैं इसी वाले फॉर्मूले में चीज को सेट करूंगा, इसी वाले फॉर्मूले में चीज को सेट करूंगा। देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी ये है, इसका स्क्वायर 400, तो आप देख पाओगे 400 बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये रूट में अगर रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 6√6 का होल स्क्वायर बराबर में ये वाली चीज, बराबर में टीएसए, वो सॉरी प्लस टीएसए, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो 400 बराबर 6√6 का स्क्वायर, 36 छक्के 216 प्लस टीएसए, तो टीएसए कितना हो जाएगा, यहां से टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा 216 घटा दो तो 184,
तो 184 इसका क्या आ जाएगा, टी ऐसे हो जाएगा और यही सवाल का आंसर है। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल कुछ नहीं करना था सवाल में। देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखो मोहन ने 30,000 रुपए में 2 गाय खरीदी। ये देखो टोटल दे रखा है हमको 30,000 रुपए। 30,000 रुपए में उसने 2 गाय खरीदी, एक को 15% की हानि पर तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेच दिया। उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों गायों का क्रय मूल्य क्या होगा। अलग अलग क्रय मूल्य पूछा है उसने, ऑप्शन में हमको दे भी रखा है अलग अलग क्रय मूल्य, और दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है। अब देखो 2 गाय थी, मान लो उसकी पहली गाय थी ये और ये उसकी दूसरी गाय थी। तो पहली गाय पर उसको क्या हुआ, 15% की हानि हुई। अब 15% की हानि का मतलब आप समझते हो 3/20 होता है, यानी जो सामान उसका 20 रुपए का था वो 17 रुपए में ही बिका। सिंपल सी बात है। अब दूसरी गाय पर उसको 19% का प्रॉफिट हुआ, यानी 19% का प्रॉफिट हुआ। 19% प्रॉफिट का मतलब आप समझते हो जो चीज 100 रुपए की थी वो 119 में बिक गई। ठीक बात है। अब उसने कहा है लेकिन दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है। अगर ये वाला क्रय मूल्य है, मतलब ये वाली पहली वाली गाय थी, ये वाली आप पहली वाली गाय मानो और ये वाली आप दूसरी वाली गाय मानो, और ये सीपी लो और ये एसपी लो, इस तरीके से समझो इस चीज को। ठीक है। अब जानते हो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसका 119 है लेकिन इसका 17 है। अगर मैं 7 से गुणा कर दूं, देखो 17 7 119 होते हैं दोनों तरफ। अब आप देख पाओगे 140 रुपए की जो गाय थी वो 119 रुपए में बिक गई, और 100 रुपए की जो गाय थी वो भी 119 रुपए में बिक गई। तो आपने देखा कि जो टोटल कीमत थी वो कितनी थी, 240। 240 का सामान 119 इंटू 100 मतलब 119 गुणा 2 में बिक गया। और सवाल वाले ने हमको बोला है उसने दोनों गाय 30,000 में खरीदी थी, मतलब ये जो 240 है यही तो बराबर है 30,000 के, यही तो बराबर है 30,000 के। मतलब 240 यूनिट जो है, यूनिट मैं लिख देता हूं, चलो 240 यूनिट जो है उसकी वैल्यू है 30,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30,000 बटे 240। इस तरीके से कर दो। और हमसे पूछा है दोनों गायों का अलग अलग मूल्य, तो चलो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 से 0 काटा, 3 से काटा 8 बार और 8 से कटेगा ये 125 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 125 और 140 यूनिट की वैल्यू 125 गुणा 140। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से 0 14 पंजू 70 की 0 हासिल 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 3 14 और 3 17, तो 17,500। और दूसरी गाय की कीमत कितनी है, तो 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 125 गुणा 100, यानी कि 125 00। तो आप ऑप्शन में पहले चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन है। दोनों गायों का मूल्य जो है वो अलग अलग पूछा है, एक से ही पार पड़ जाती। जैसे मान लो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 12,500 मिलता तो यही वाला सही हो जाता। अगर दोनों का पूछे तो 17,500 12,500। तो आप अपने दिमाग से चेक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सोच सकते हो। कैलकुलेशन है तो सिंपल सी बात है। बाकी तरीका मेन था, आप इस तरीके से सवाल को करो, बेस्ट मेथड है। चलो देखो अपन नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे। देखो नेक्स्ट सवाल है आपका, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है। ये वाला सवाल अक्सर एग्जामों में आ जाता है और स्पेशली राजस्थान के एग्जामों में तो ये सवाल आते ही आते हैं, इस तरीके के सवाल कैलकुलेशन वाले। बिल्कुल देखो एक वैल्यू दे रखी है, उसका मान क्या होगा, वैल्यू दे रखी है 85 73 75, 85 73 75, इसका 1/3 करना है, मतलब पावर 1/3 करनी है। आप इस सवाल में मैंने आपको डिजिटल सम का प्रोसेस बताया था, आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन जो है उसका डिजिटल सम सबका अलग अलग है, आप जानते हो। ऑप्शन के क्यूब पे आना है अपन को, अपन देखेंगे पहले हम क्वेश्चन का डिजिटल सम देखते हैं कितना है। तो देखो हमने योग करा 7 और 5 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 बनते ही खत्म करोगे, 9 का मल्टीपल मिल गया। अब बचा 8, सिर्फ 8, तो 8 का 1/3 करना है, यानी जिस ऑप्शन का
हम ऑप्शन को पकड़ेंगे क्योंकि 1/3 को हम नहीं छेड़ेंगे। 1/3 को आप ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि मान लो जिस ऑप्शन का क्यूब जो होगा भाई, जब क्वेश्चन का 1/3 पावर लेनी है तो जो आंसर होगा उसका क्यूब बनेगा, वही तो ये वाली वैल्यू बनेगी। तो जिस भी ऑप्शन का क्यूब का डिजिटल सम 8 बन के आएगा वही सवाल का आंसर होगा। देखो ऑप्शन दे रखे हैं 95, 85, 75, 65। चलो अपन एक एक करके चेक करते हैं। 95, 85, 75 और 65 ये दे रखे हैं। अब देखो हम ऑप्शन के डिजिटल सम का क्यूब करेंगे तो देखो 65 के डिजिटल सम का क्यूब करते हैं तो 65 का डिजिटल सम होता है 6 और 5 11 का मतलब 2, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। 75 का अपन करते हैं तो 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, तो 3 का जो क्यूब करेंगे तो ये होगा 27, तो ये तो डिजिटल सम मैच नहीं कर रहा, तो ये तो गलत है। इसका चेक करा 13, 13 का डिजिटल सम होता है 4, 4 का होता है 64, 10, तो ये भी गलत है। अब ये आ जाते हैं 9 खत्म हो जाएगा, ऐसे 5 का क्यूब करेंगे 125, तो इसका भी बन रहा है 8। अब बचे 2 ऑप्शन, यानी 2 ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, जिनके क्यूब का डिजिटल सम 8 है। अब हमको इन दोनों में से आंसर चेक करना है। आप देख पा रहे हो बहुत बड़ी रेंज है। आप बीच में कोई संख्या उठा लो, बीच में कोई संख्या 80 उठा लो, 80 का क्यूब करो 51200, संख्या देखो 51200 से बड़ी है तो मतलब 95 का आंसर सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको डिजिटल सम आता है तो कैलकुलेशन के सवाल आप वैसे ही कर लोगे बिल्कुल इजीली। क्यूब पूछे, पावर 4 पूछे, डिजिटल सम बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पहली दूसरी वीडियो देखो, उसमें मैंने डिजिटल सम के ऊपर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करवा रखे हैं। सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में भी डिजिटल सम को मैंने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप वहां से देखो, आपको मजा आएगा, अच्छे अच्छे सवाल करोगे। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को डिजिटल सम से बना सकते हैं। यहाँ पे 1 0 और आएगी, 1 0 और आएगी। अब आप देख लो ये वाली जो वैल्यू है काफी बड़ी है, इससे अगर छोटी होती तो ये वाला आंसर सही हो जाता, बड़ी है तो वो वाला आंसर सही है। सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। देखो नेक्स्ट कह रहा है एक घन का आयतन 128√2 सेंटीमीटर है, घन के फलक का क्षेत्रफल क्या हुआ था। देखो घन का आयतन दे रखा है हमको, तो हम पहले घन की भुजा देख लेते हैं। घन का आयतन मतलब हमको a क्यूब का मान दे रखा है 128√2, तो हम a का मान अगर यहां से देखें, चलो मैं पहले इसको इस तरीके से लिख देता हूं कि देखो ये 64 बना लेता हूं मैं इसको, 64√8 मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैंने 2 अंदर भेज दिया तो 64√8 हो गया। इससे क्या है, मेरे को इसका क्यूब लेने में आसानी होगी। तो जब मैं 3 पावर हटाऊंगा तो यहां से पावर मैं 1/3 लगा दूंगा, तो आप देखोगे ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा √8 की पावर 1/3। इस तरीके से बन जाएगा। ये ए हो गई, ये भुजा आ गई हमारे पास। हमसे पूछा है एक फलक का क्षेत्रफल, तो घन का फलक जो होता है वो एक वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², यानी हमसे क्षेत्रफल पूछा है a² का मान पूछा है, तो इधर भी स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर तो 16 और √8 की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो ये करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 8 की पावर 1/3 2 हो जाएगा, तो 16 × 2 = 32। यही सवाल का आंसर होगा। देखो ये सवाल दिखने में काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद से इसको सोल्व करोगे ना यहां से, आपको बहुत मुश्किल लगेगा, बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन हो जाएगी, परेशान हो जाओगे सवाल में। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख लेना एक बार इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 20 है तथा 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस से भरा हुआ है। जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 तक ऊंचाई तक भरने में ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में भरना है, मतलब कि आयतन जो है उससे कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो बड़े वाले का आयतन देखते हैं हम, पाई आर कितना दे रखा है हमको, त्रिज्या 20 है, तो पाई r², 20 × 20, ऊंचाई कितनी है 32 है। इससे ये बड़े वाले पूरे जूस के गिलास का आयतन हो गया, इससे कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो इससे मैं x गिलास भरूंगा, कितने कितने के x गिलास भरूंगा मैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो पाई r² का मतलब 4 × 4 मल्टीप्लाई बाई कितने 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर लो, बस इतना सा काम करना है। देखो सोल्व कर लो, आप इसको सोल्व करोगे तो देखो ये 4 4 यहां से आ जाएगा 16, 2 बार कट जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, 16 दूनी 32, 2 बार कट जाएगा। अब ये 8 को काट लो आप, चलो यहां से पहले 4 ले लेता हूं, 4 से कट जाएगा 5 बार और पाई से पाई कट ही जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 100।
तो ऐसे 100 गिलास हम भर सकते हैं इससे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 100 गिलास। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, शायद आखिरी, हाँ ये सवाल आखिरी था, और ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, काफी अच्छे अच्छे सवाल थे। और ये वाले जो सवाल हैं इनमें से आपको पटवारी के एग्जाम में सवाल 100% देखने को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं आप अच्छे से इन सवालों को करें, एक बार फिर से करके जाएं, एक बार खुद से भी सोल्व करें और एग्जाम टाइम में एक बार फिर से करके जाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से करें, समझें, काफी बढ़िया सवाल है ये। चलो तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकूं, ये वाली वीडियो काफी लेट आई थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।